Welcome guys to our next video of sampling theory. Guys, अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग मोर एंड मोर वीडियोस. ये वीडियोस बनने के बाद आपके एग्जाम्स आ जाएंगे. हाँ, यू टेक द हेल्प ऑफ these videos, see again and again, because आप जितना बार ये वीडियोस देखोगे उतना आपको प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग होगी और एक्स्ट्रा सम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आपको. अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं तो यू डोंट नीड टू सॉल्व मेनी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स. दो चार एक्स्ट्रा सम ले लिया, सॉल्व किया, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड. ओके, सी नेक्स्ट पार्ट इज सैंपलिंग थ्योरी. अब तक हमने z टेस्ट के ऊपर सम्स किया था. नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन t टेस्ट. सी दैट t टेस्ट यूज कब करना है? आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब सैंपल का साइज लेस देन 30 होगा और पॉपुलेशन का SD सिग्मा नहीं दिया रहेगा. When your population standardization sigma is not given, you are not knowing and sample size is less than 30, in that case you have to use t test. t test का फॉर्मूला क्या है? x bar minus mu divided by s bar under root of n minus 1. ये टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए कि आपको वो 5 स्टेप पे सॉल्व करना है. मैंने आपको 5 स्टेप बताया, कॉमन 5 स्टेप्स. सिर्फ बीच में थोड़ा सा चेंजेस, इसमें एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है. मैं आपको वो सॉल्व प्रॉब्लम पे जाने के पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कैसे निकलते हैं, जरा 1 मिनट के लिए आप सुन लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब सपोज मैंने बोल दिया x plus y plus z is equal to 1. ओके, अब इसमें कितना वेरिएबल है? x y z 3 अननोन्स हैं. अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है इसमें? आपको अगर इसका आंसर निकालना है, डायरेक्टली आंसर सॉल्व होगा नहीं, बिकॉज़ एक ही इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन कुछ है नहीं, मैं बस आई हैव टू सॉल्व दिस. तो ये केस में अब तक आपने जो भी मैथ्स पढ़ा हुआ है उसमें कई बार ऐसे टाइप के सम्स आए होंगे. आपने क्या किया उसमें, ये आपको बताया गया रहेगा कि तीन में से किसी दो को आपको खुद से अज्यूम करना है. यू आर फ्री टू चूज, यू आर फ्री टू सिलेक्ट these two numbers. हाँ, अच्छा मैं बोलता हूँ कि तीनों सिलेक्ट करो. तीनों सिलेक्ट करोगे, मैं बोलता हूँ कि x5 ले लिया, y2 ले लिया, z3 ले लिया, क्या ये वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा. अगर मैं बोलता हूँ कि y मैंने 2 लिया, z मैंने 5 ले लिया, अब तीन में से कोई दो ही आप अज्यूम कर सकते हो. तीसरा ये इक्वेशन में पुट करिए, x plus 7 is equal to 1, so x is equal to -6. अब ये वैल्यू हो गया x equal to -6, y equal to 2, z equal to 5. ये आंसर है. मतलब कितना फ्रीडम आपको मिला कि तीन में से कोई दो आपको फ्रीली चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. उसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इसमें कैसा है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको निकालना पड़ेगा टी टेस्ट वाले सम्स में. अगर आपके सैंपल का साइज 25 है तो यू आर फ्री टू सिलेक्ट 24 एट योर विल. 25 का 25 आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो. 24 आप सिलेक्ट करोगे, 25 वाला एक एक्स्ट्रा अलग से रह जाएगा, उसको आप 24 को यूज करके फाइंड आउट करोगे. सिमिलरली लाइक हियर x y z तीन वेरिएबल था, तीन में से दो को आपको पुट कर सकते हो बट तीसरा नहीं पुट कर सकते खुद से. तीसरा यहां पे पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा. तो हमेशा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जितना टोटल वेरिएबल है, जितना टोटल सैंपल का साइज है उससे एक कम. जितना टोटल सैंपल का साइज है उससे एक कम इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, यहां पे टी टेस्ट में सम्स में यूज होने वाला है, इसके लिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया. ओके, वन मोर थिंग, कई बार सब में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इज दिया रहेगा. अगर s स्टैंडर्ड डेविएशन है तो s स्क्वायर क्या होता है आपका? वेरिएंस. इज इट? बिकॉज़ समटाइम्स वेरिएंस विल बी गिवन, समटाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी गिवन. तो सपोज ये प्रॉब्लम दी है तो कुछ इश्यू नहीं है, सीधे ये वैल्यू आप पुट करो, आंसर निकालो. अगर प्रॉब्लम में डेटा के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, अगर 5 7 9 8 6 25 नंबर्स के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में अगर सैंपल का एलिमेंट्स दिया हुआ है तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा s का. डायरेक्टली s दिया तो ठीक है, बट यहाँ पे कैसे है, इन हियर यू विल गेट योर प्रॉब्लम इन दिस पार्ट. ये पार्ट में ये टाइप में आपको प्रॉब्लम मिलेगा और इसका यहाँ से आपको SD दिया नहीं रहेगा. यू हैव टू इवैल्यूएट द स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? ये क्या है, समेशन xi माइनस x स्क्वायर के स्क्वायर. मतलब हर एक एलिमेंट को मीन में से माइनस करना है, उसके स्क्वायर करना है और सबको ऐड करना है. ठीक है,
प्रॉब्लम आएगा तो विल सोल्व। हाँ, उसका एक और इजी तरीका है, उससे हम लोग जाएंगे। बट आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर नहीं दिया रहेगा, टेबल के फॉर्म में दिया है, तो आपको ये s निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, कम बैक टू द सम। टेक डाउन दिस, गाइस, टेक डाउन दिस। Okay, first sum is 9 items of a sample. 9 items of a sample had the following values. Had the following values: 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53, 51. Okay. Problem क्या पूछा इसमें? Does the mean of 9 items? Does the mean of 9 items differ significantly? Differ significantly from the assumed population, from the assumed population with mean 47.5. 47.5. Okay. सी आइडिया क्या दिया है? सैंपल का साइज कितना दिया है? सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल का साइज कितना दिया गया है आपको? सैंपल का साइज n = 9 ओनली। ठीक है, सैंपल का साइज लेस देन 30 है, यस, बट स्टिल वी विल नॉट कंक्लूड दैट वी विल गो फॉर द टेस्ट, बिकॉज़ सपोज अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया रहेगा तो आपको z टेस्ट यूज करना पड़ेगा, भले ही सैंपल का साइज लेस देन 30 है। देखते हैं पॉपुलेशन का एसटी दिया है क्या? The 9 items of a sample had the following values. ये टेबल के फॉर्म में वैल्यू दी थी आपको। Does the mean of 9 items mean differ significantly from the assumed population mean 47.5? मतलब पॉपुलेशन का मीन म्यू दिया है यहाँ पे, ये सिंपल नहीं दिया है, म्यू इज 47.5, इज इट? म्यू आपको दिया 47.5, n का वैल्यू दिया है 9। ये टेबल के फॉर्म में सैंपल का एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे स्टार्टिंग। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है आपको ये पार्ट में? सबसे पहले आपको मीन निकालना है। मीन क्या होता है? ये सबको ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स है, सबको ऐड करो डिवाइड बाय 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, सबको ऐड करो डिवाइड बाय 9। ओके, 45 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 52 plus 48 plus 47 plus 49 plus 53 plus 51 divided by 9, you will get its value as, see that, you will get its value as 49.11, is it? Yes. जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था गाइस कि स्टैंडर्ड डेविएशन s का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला होता है। मतलब क्या हो गया? हर एक एलिमेंट को उसके मीन से माइनस करो। मीन कितना है? 49.11। अगर आप हर एक को 49.11 से माइनस करोगे, सब पॉइंट में आएगा, उसके स्क्वायर करने की वैल्यू बड़ा हो जाएगा, रूट लेंगे तो वैल्यू और पॉइंट में डिजिट बड़े हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आपको फिर क्या करना है? जैसे बीटा के सारे सम्स के लिए क्या करना है आपको? अगर इसका वैल्यू एग्जैक्ट 49 आया होगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट इसमें कैसा है? आपको पॉइंट में आंसर आ रहा है, सो इन दैट केस आपको सबसे पहले एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, न्यू फॉर्म टेबल में बना रहा हूं। टेबल में क्या एलिमेंट एंटर करना आपको? पहले xi क्या आएगा? आपका एलिमेंट्स आएगा
45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53 and 51. Okay, yes. Then I have to find out the DI first of all. DI इसमें क्या होगा guys? DI is nothing but xi को हर एक एलिमेंट को आप DI मतलब अज्यूम करिए कोई वैल्यू, प्रॉपर फिक्स वैल्यू अज्यूम करो। 49.11 आया, 49.11 आप टेक और फाइंडिंग द DI हर एक एलिमेंट को उसके अज्यूम्ड मीन में से माइनस करना है। अभी अज्यूम्ड मीन इसका आप ले सकते हो 48, 49, 50 मतलब ये नंबर के आसपास का कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो। You can take assumed mean as 47, 48 whatever. So I have taken this as 48. अब क्या करो हर एक को 48 में you can take this as 47 also. You can take this number as 50 also because 49.11 के पास में 48 भी है, 49 भी 50 भी है। मैंने 48 लिया, take this as 48. तो हर एक को 48 से माइनस करो, नंबर छोटा लगेगा ये। हर एक को 45 8 से माइनस करो, 45 माइनस 48 कितना आएगा? -3. 47 माइनस 48 -1. 50 minus 48 2, 52 minus 48 4, 48 minus 48 0, 47 minus 48 -1, 49 minus किया 53 minus 48 5, 51 minus 48 is 3. ठीक है, ओके। ये फाइंड आउट करने के बाद एक वैल्यू आपको और निकालना है which is the DI का स्क्वायर। मतलब ये जो आपने DI फाइंड आउट किया है डिफरेंस बिटवीन द मीन्स निकाल के हर एक का स्क्वायर करो। DI क्या था? हर एक एलिमेंट को उसके मीन में से आपने माइनस किया है अज्यूम्ड मीन में से, इसके लिए DI नाम दिया। अभी ये क्या होगा गाइस? DI का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9, इसके स्क्वायर 1, इसके स्क्वायर 4, इसके स्क्वायर 16, 0 1 1 25 and 9. Is it? Next, you add all these things. क्या ऐड करना है आपको? ये सबको ऐड करो, वो फॉर्मूले में मुझे चाहिए। समेशन DI इक्वल टू कितना आ रहा है और समेशन DI स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, ये सबको आप ऐड करिए। हां, ऐड दिस। क्या मिल रहा है आपको? इसका वैल्यू मिल रहा है मुझे 10 और इसका वैल्यू मिल रहा है मुझे 6। ये सबको ऐड करना है, ठीक है, ओके। तो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है जो s निकालने के लिए समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा ना। उसके बाद में आप रूट के अंदर फॉर्मूला s के लिए डालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का एक दूसरा तरीका वो आपको बता रहा हूं मैं। इसका आंसर क्या होगा? हाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म? इसका आंसर आपको निकालने के लिए ये है, दिस इज नथिंग बट समेशन DI स्क्वायर माइनस समेशन DI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला है, याद करके ले लो। ये टाइप के हर समय आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। समेशन DI स्क्वायर माइनस समेशन DI होल स्क्वायर डालना है। ये वैल्यू कितना है गाइस? 66। सो 66 माइनस समेशन DI का होल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय n। n सैंपल का साइज कितना है? 9। ठीक है, ये कैल्शियम में अब इसका आंसर निकालो गाइस। कैल्शियम आंसर निकालो 54.89 आएगा, 54.89 आएगा। ओके, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे इक्वल क्या होता है? अंडर रूट ऑफ समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, ये आंसर कितना आया? यहाँ पे देखिए 54.89 डिवाइडेड बाय n कितना है? 9 डिवाइडेड बाय 9। इसका आंसर कितना है गाइस? अंडर रूट ऑफ 6.099। ठीक है, कैसे जब आंसर निकाल लो आपको इसका वैल्यू मिला 6.099 रूट के अंदर अभी मिला रखिए। ठीक है, ओके, ये ऐसा आ गया। मतलब आपको क्या मिला? स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। अब सीधे आप फॉर्मूला यूज करो। फर्स्ट स्टेप, हां, फर्स्ट स्टेप फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का क्या लेना पड़ेगा आपको? h नॉट मतलब म्यू इक्वल टू 47.5। हां, म्यू पॉपुलेशन का मीन म्यू, उसी को आपको चेक करना है कि वो है कि नहीं। सेकंड, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या आएगा गाइस? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में HA मतलब
mu is not equal to 47.5. सेकंड में क्या आएगा, टेस्ट स्टैटिक क्या होता है यहाँ पे, टी टेस्ट यूज करना है ना, सो टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय s बाय अंडर रूट n माइनस 1. यस, x बार कितना है, x बार आपको मिला था ये 49.11 माइनस म्यू कितना है आपका 47.5 डिवाइडेड बाय s कितना है आपका अंडर रूट ऑफ 6.099 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n माइनस 1, मतलब अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 1 कितना आएगा 8. यस, ये सब कैलसियम, आप इसका आंसर निकालिए, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, इसका वैल्यू आएगा 1.84. इसका आंसर आएगा 1.84. ओके, नाउ थर्ड स्टेप में क्या था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला है गाइस, यहाँ पे नहीं बोला है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो वी विल टेक इट एज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बिकॉज़ इट इज नॉट मेंशन्ड हियर. टी टेस्ट में देखिए z टेस्ट का 5% के लिए वैल्यू था 1.96, 2% के लिए, 1% के लिए, 10% के लिए वैल्यू मैंने आपको लिख के दिया हुआ था. लेकिन टी अल्फा क्रिटिकल वैल्यू p का कैसे निकालेंगे, 5%, 10%, 2% के लिए, उसके लिए आपको टेबल में जाना पड़ेगा. ठीक है, मैं टेबल आपको बता रहा हूं, टेबल से उसका आंसर निकालना है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में पीछे दिया हुआ है, सैंपलिंग थियरी के लास्ट में. ओके, टेक्स्ट बुक के लास्ट में आपको टेबल मिल जाएगा. इसमें एक चीज और चाहिए मुझे, क्या, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए टी टेस्ट के लिए. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने क्या बताया था आपको, अगर तीन वैल्यू निकालना है x + y + z = 1, तो यू आर फ्री टू चूज हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 ओनली. तीन में से कोई दो सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक कम. तो यहाँ पे भी कितना है, टोटल सैंपल साइज कितना है 9, तो 9 में से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, आप एक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, 9th वाला, उसमें पुट अप करके सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये हमेशा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ऑलवेज n-1. दैट्स इट. फोर्थ स्टेप में क्रिटिकल वैल्यू, अब ये टेबल से आपको निकालना है. क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगा, सी फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फॉर 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 5% मतलब कितना हो गया 0.05, 5% मींस 5/100, 0.05. 5% के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है 8. टेबल में देखिए इसका आंसर, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हाउ यू विल अंडरस्टैंड थ्रू टेबल. देखिए लास्ट वाले पेज पे आपके पास टी का टेबल दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपके पास है गाइस, एवरीवन, ये आपके पास रहेगा टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल. आपको चाहिए तो नेट से निकाल लो, या तो आपके टेक्स्ट बुक में है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो. ओके, सी दैट क्या निकाला 5% के लिए 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए टी अल्फा का वैल्यू. तो 5% मतलब क्या बताया मैंने आपको 0.05, 5% के लिए 0.05. तो यहाँ पे देखिए ये 20% है, ये 10% है, ये 5% है, 2% है, ये 1% है. टेबल में से मेंशन किया 1%, 2%, 5%, 10% एंड 20%. यहाँ से आपको क्या करना है, 5% के लिए ना, तो 5% कौन सा है, यहाँ से थर्ड वाला कॉलम देखो, यहाँ से थर्ड वाला कॉलम 0.05 मतलब 5% है, थर्ड वाला कॉलम. थर्ड वाला कॉलम क्या करना है, कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 8, तो 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. देखिए यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, 8 किधर है, ये वाला. मैच करो 8 के लिए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, मतलब 5% के लिए 8 का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे 2.306. कैसे, 5% के लिए यहाँ पे देखिए 0.05 वाला वैल्यू एंड 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 8 कितना है गाइस, यहाँ पे 8 डिग्रीज ऑफ, अगर 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा तो ये वाला वैल्यू आप देखोगे कौन सा मैच कर रहा है दोनों में. हां, यहाँ से लाइन, यहाँ से जो मैच कर रहा है वो वाला आपका आंसर हो जाएगा. तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 8 है और 5% के लिए, तो 0.05 में 8 वाले रो से आप मैच करो, वैल्यू आ रहा है 2.306. ओके, यस 2.306. तो ये वैल्यूज कितना है, क्रिटिकल वैल्यू इज P alpha is equal to 2.306. अभी आप देखिए T टेस्ट का वैल्यू कितना है 1.84 और T अल्फा का वैल्यू कितना है 2 पॉइंट, ये लेस है ना, तो हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. फिफ्थ वाले में क्या है गाइस, डिसीजन क्या है, सिंस कंप्यूटेड वैल्यू इज
computed value is less than critical value. So hence hypothesis accepted. Hypothesis accepted means जो पूछा है ना वो आंसर करेक्ट है, मतलब yes, mean of 900 differs significantly from the assumed population mean 47.5. मतलब yes, means are differ significantly. Yes, means are differ significantly. Okay, means are differ significantly. Wait. ये accepted आया, hypothesis is accepted. Accepted मतलब ये वाला केस. Accepted मतलब yes, means are 47.5 only. मतलब means are 47.5 only. तो ये क्या बोल रहा है? Thus means are differ significantly. No, हाँ? No, means are not, हाँ? Means are not. No. Means are not differ significant. Not क्यों? Because ये accepted आ गया ना, मतलब mu equal to 47.5, मतलब जो सैंपल लिया है उसका भी मीन 47.5 के आसपास ही जा रहा है, बहुत दूर नहीं जा रहा है, इसके लिए accepted आ गया. Accepted आ गया मतलब they are not differ significant. या ठीक है, okay. Take down this. Add one more sum of this type. Okay. See, ये वाला सम एक्सरसाइज का सम है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. So we take that those sums because और प्रॉब्लम्स आपके सेम मेथड है. टेबल्स के फॉर्म में बदल दिया रहेगा. आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालना पड़ेगा फॉर्म के हिसाब से, वो di स्क्वायर लाइक दिस. सेम प्रॉब्लम एक और ले रहा हूं मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको ये बात डेफिनेटली समझ में आ जाएगी इस बार और अच्छे से. ठीक है, राइट दिस सम. क्वेश्चन है a certain drug administered to 12 patients resulted in the following change. In the following change in their blood pressure. Change in their blood pressure 5 2 8 minus 1 3 0 6 minus 2 1 5 0 and 4. ठीक है, ये ट्वेल्व है. Can we conclude that the drug increases the blood pressure? Drug increases the blood pressure. Okay, ये बहुत बड़ा एग्जाम है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सम्स के हिसाब से गाइस, थोड़ा सा डिफरेंस है. प्रॉब्लम एक बार फिर से पढ़िए. A certain drug administered to 12 patients, मतलब कोई मेडिसिन 12 पेशेंट्स को दिया गया है
रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंज इन द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में ये चेंजेस आया है, किसी में 5 का आया, किसी में 2 का, किसी में 8 का, किसी में 0 का, किसी में -2 का, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर में चेंजेस आया हुआ है। कैन वी कंक्लूड दैट द ड्रग इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, मतलब ड्रग पहले जो पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर था वो ड्रग देने के बाद ये चेंजेस जो आया है इसके बेस पे, ये डेटा के बेस पे क्या आप ये बता सकते हो कि ड्रग इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ड्रग ने जो आपको दिया गया मेडिसिन जो दिया गया पेशेंट्स को वो देने के बाद ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हुआ, ये आपको खाली आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए ये प्रॉब्लम में हमेशा आप क्या लेते हो स्टार्टिंग पार्ट में नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में आप क्या लेते हो, जब पॉपुलेशन मीन म्यू इक्वल टू, अगर पॉपुलेशन का मीन दिया है तो क्या यहाँ पे पॉपुलेशन मीन नहीं दिया हुआ है, और एक टाइप का सॉल्व किया था जिसमें दो अलग-अलग सैंपल्स होते हैं, उसमें आप नल हाइपोथेसिस में क्या लेते हो mu1 इक्वल टू mu2। यहाँ पे ऐसा mu1 इक्वल टू mu2 आप ले नहीं सकते हो क्योंकि एक ही सैंपल की बात हो रही है, 12 पेशेंट्स की बात हो रही है, खाली सैंपल तो एक ही है, वो नहीं आ सकता। दूसरा पॉपुलेशन का मीन भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये अलग टाइप का सम है, ये इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। इस केस में आपको पॉपुलेशन मीन 0 लेके चलना है। पॉपुलेशन मीन 0 मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन मीन म्यू इक्वल टू 0 ही लेके चलना है इसमें नल हाइपोथेसिस में। हां वो चीज खाली डिफरेंस है बाकी सब के साथ, बाकी एवरीथिंग इज सिमिलर। सीधे पहले साइज कितना है, n इक्वल टू 12 पेशेंट्स, n इक्वल टू 12। पॉपुलेशन सिग्मा नहीं दिया ना, सिग्मा नॉट नोन। सैंपल का साइज लेस देन 30 है, सिग्मा नहीं दिया हो तो कौन सा टेस्ट यूज करना है आपको, टी टेस्ट यूज करना है। टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय s बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। s क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। सैंपल का st नहीं दिया हुआ है, वो सिर्फ वैल्यूज दिया हुआ है, तो st आपको निकालना पड़ेगा, जस्ट लाइक सेम लाइक प्रीवियस सम। तो चलो फाइंड आउट करते हैं गाइस। सबसे पहले क्या करना है आपको, मीन निकालना है, x बार। इसका मीन निकालो, x बार कितना आएगा, सबको ऐड करिए गाइस, सबको ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय, सबको ऐड करिए डिवाइड बाय, I don't have calci right now, so everyone add this. 5 plus 2 7, 7 plus 8 15, minus 1 14, 14 plus 3 17, 17 plus 6 23, 23 minus 2 21, 21 plus 1 22, 22 plus 5 27 and 27 plus 4 27 plus 31। ये कितना है गाइस, 31। x पर कितना आपका, सबको ऐड किया 31 डिवाइड पे कितना है गाइस 12, तो 31 by 12 कितना आ रहा है, 31 by 12 31 divided by 12 कितना आंसर आ रहा है 2.58, ठीक है, नियर अबाउट 2.58 का वैल्यू आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे गाइस, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, ये x बार आपको मिल गया, आपको टेबल दिया है ना क्योंकि पॉइंट में आ गया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, di का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले काम करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप x का वैल्यू देखिए, x का क्या दिया है, सबसे पहले 5 2 8 -1 3 0 6 -2 1 5 0 and 4। Now find out the difference di। di मतलब xi में से assumed mean से माइनस करिए, assumed मीन 2.5 ना, सो assume करो आपका मीन 2 है, बस पॉइंट का आंसर नहीं आना चाहिए इसके लिए। अभी हर एक को 2 से माइनस करो, हर एक एलिमेंट को 2 से माइनस करो। 5 - 2 कितना आएगा, 3 2 - 2 0 8 - 2 6 -1 - 2 -3 3 - 2 3 - 2 1 0 - 2 -2 6 - 2 4 -2 - 2 -4 1 - 2 -1 5 - 2 3 0 - 2 -2 and then last is 4 - 2 is 2। आपको एक चीज मैंने बताया था कि ये सबको ऐड करना पड़ेगा, लिख रहा हूं। फिर di का स्क्वायर दीजिए आपको, यस di का स्क्वायर, मतलब हर एक को आप ऐड करिए, ये सबका स्क्वायर निकालिए। 3 का स्क्वायर 9 0 36 9 1 4 16 16 1 9 4 4 is it? Yes। Now summation di
एंड समेशन डी आई का स्क्वायर, ये दोनों आंसर आप लिख लीजिएगा। ओके, ये समेशन कितना आएगा, ऐड करिए 3 + 6 9, 9 - 3 कितना होगा गाइस, 6, 6 + 1 7, 7 - 2, 7 - 2 is 5, 5 + 4 9, 9 - 4 5, 5 - 9, 5 - 1 4, 4 + 3 7, 7 और ये तो 0 हो गया, तो कितना आंसर आएगा, ये 7। ये वाला ऐड करिए 9 + 36, 9 + 36 + 9 + 1 + 4 + 16 + 16 + 1 + 9 + 4 + 4 12 लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, कितना आंसर आया, इसको ऐड करने पे 109 आया। ठीक है, दिस आंसर इज 109। एक बार ये चेक कर लेते हैं 7 आया क्या, ये -2 कैंसिल हो गया, ये 4 गया, ये -2 गया, ये 3 और -3 गया, 6 + 3 9, 9 10, 10 और -3 -7 बराबर। ओके ओके, वी गॉट दिस आंसर। सो आपको अभी फाइंड आउट करना है समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था इसका, समेशन di स्क्वायर माइनस समेशन di का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। समेशन di स्क्वायर मतलब कितना, 109 माइनस समेशन di का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 डिवाइड बाय n। n कितना आपका, n इज 12 डिवाइड बाय 12। सो 109 माइनस 49 by 12 फाइंड आउट करो गाइस। 49 डिवाइडेड बाय 12 कितना आंसर आया, 4.083। 109 से माइनस करो, 109 माइनस 4.083 कितना आंसर आया, 104.91। ठीक है, ये आंसर मुझे मिला। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है इसमें, आफ्टर दिस आई विल फाइंड आउट दी s इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर रूट ऑफ, इसका आंसर कितना है गाइस, 104.91 डिवाइडेड बाय n कितना है, 12। सो ये आंसर कितना आएगा आपका, 104.917 डिवाइडेड बाय 12। ये आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ 8.74। यस, 8.74। ये मुझे क्या मिला गाइस, आई गॉट माय स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप क्या आपका, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ पॉपुलेशन के मीन के बारे में कुछ नहीं दिया है। दो सैंपल के लिए कि मैं म्यू इक्वल टू म्यू ले लो, अलग-अलग सैंपल्स का मीन लेके पॉपुलेशन का, बट यहां पे कुछ नहीं दिया, तो इन दैट इज व्हाट इक्वल टू टेक म्यू इक्वल टू 0 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में गाइस क्या आएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप में टेस्ट स्टैटिक, इसका आंसर निकालिए। टेस्ट स्टैटिक में क्या होगा, t इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय s बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। x बार कितना है, 2.58 माइनस म्यू कितना है यहाँ पे 0, हां बिकॉज़ नॉट गिवन, वी हैव टू टेक दिस एज 0। s कितना है, अंडर रूट ऑफ 8.74, अंडर रूट ऑफ 8.74 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस 1, n कितना है 12 ला, सो अंडर रूट ऑफ 11। ओके, सो यू इवैल्यूएट दिस डायरेक्ट कैलसी में गाइस, इसका आंसर इवैल्यूएट करिए।
I don't have the calci right now. I think you can find out its value. Evaluate करिए. जो भी इसका आंसर आएगा सीधे सा, जो भी इसका आंसर आएगा, लेट मी चेक इसका आंसर क्या आया है. टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा तो H बुक में इसका आंसर दिया गया है 2.89 नियर होगा. अब इसका आंसर फाइंड आउट करो. 2.89 आ रहा है. थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं पता है तो 5% एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. हाँ, ये टी टेस्ट में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना पड़ता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा गाइस? डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n-1 कितना? 11. फोर्थ स्टेप में क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू टी अल्फा का वैल्यू 5% के लिए 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में. तो यहां से देखिए टेबल में जाइए आप. 5% के लिए थर्ड वाले कॉलम में 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आंसर कितना दिया है? 2.201. 2.201. यस, 2.201. 2.201. So in this case फिफ्थ वाले पार्ट में क्या आएगा आपका? डिसीजन. डिसीजन क्या है इसमें गाइस? Since computed value is greater than critical value ना, since computed value is greater than critical value, therefore hypothesis accepted or rejected guys? Therefore hypothesis is accepted or rejected because ये value इससे ज्यादा है, that means it is rejected. hypothesis rejected मतलब लास्ट में आंसर क्या आएगा? hypothesis क्या बोला था? mu equal to 0 मतलब there is no increase in blood pressure, मतलब मीन में कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है. mu equal to 0 लिया था बट रिजेक्ट हो गया ना, मतलब चेंजेस होगा. सो आंसर क्या आएगा? there is increase in blood pressure after giving drug. there is increase in blood pressure. okay, there is increase in blood pressure because mu equal to 0 था. तो हमने क्या लिया था कि मीन में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, ड्रग देने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा. मैंने ये अज्यूम किया था बट आंसर क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया. मतलब क्या हो गया कि चेंजेस आएगा. तो देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज होगा. ओके, ठीक है. ये डी जिसका ओके गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व द प्रॉब्लम टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स फॉर टी टेस्ट. जेड टेस्ट का हो गया है, टी टेस्ट का स्टार्टिंग पार्ट हो गया. नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर्स में we'll do the problems on testing the difference between means using t-test. जहाँ पे सैंपल का साइज 6, 7, 8, 9 मतलब साइज कम रहेगा. In that case we have to use t-test difference between means. Okay, ठीक है. Till that time take care guys. हाँ, please don't forget to like, share and subscribe with your friends. Friends को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए. Next videos very few minutes or next day. By next day I will upload 2-3 videos. Okay, and you see videos again and again. प्रॉब्लम्स और थोड़ा एक्स्ट्रा लिखिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा समझ लीजिए बुक से और वो टाइपफुल समझ के अंडरस्टैंडिंग करके सॉल्व करिए. ओके, टेक केयर.